हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियन हाइट्स एजुकेशन। मैं हूं आमिर रिजवी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। नाम सुना है आप लोगों ने, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। 12th बोर्ड के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में IIT और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए भी यह टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, यार ये नाम सुना हुआ है, क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन? तो एक बार इसको समझ लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट, दो ही चीजें होती हैं यार सॉल्यूशन में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉल्यूट के कंपैरिजन सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, सॉल्यूट के कंपैरिजन सॉल्वेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, तुम्हें वाटर में शुगर डिसॉल्व करके पीना है। कंडीशन नंबर 2, तुम्हें वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करके पीना है। तो दोनों सिचुएशन में आप वाटर के अंदर क्या शुगर और सॉल्ट को बराबर मिलाओगे? बिल्कुल नहीं। जब तुम्हें वाटर में शुगर मिलाना है ना, तो तुम वाटर के साथ शुगर ज्यादा मिलाओगे ताकि उसका टेस्ट स्वीट हो जाए। लेकिन जब वाटर के साथ तुम सॉल्ट मिला रहे होगे तो तुम सॉल्ट मिलाओगे लेस क्वांटिटी में, ये बात कंफर्म है। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट ज्यादा अगर सॉल्ट मिला दिया बिटर हो जाएगा। तो दोनों सिचुएशन में से जब तुम सॉल्ट मिला रहे हो, कम मिला रहे हो, बिल्कुल थोड़ा बहुत मिला रहे हो, तो तुम बना रहे हो डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट क्लियर हो गया, ऐसा सॉल्यूशन जहां सॉल्यूट कम हो। अब आ जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे। क्या है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझ लेना। मैं पहले इसको लिख देता हूं फिर समझा रहा हूं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं? दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, those properties of solutions which depends upon number of solute particle। यार ये वर्ड जो आ गया ना, इसने बहुत कुछ हमारे लिए चेंज कर दिया। विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। आप लोग जानते हो पार्टिकल्स, सल्यूट पार्टिकल्स में क्या क्या आ सकता है, तो मैं बता रहा हूं, यहां ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूं। नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, सल्यूट पार्टिकल्स एटम, एटॉमिक फॉर्म में आ सकते हैं, एटम्स, आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मतलब सल्यूट के पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है सल्यूट के एटम्स, ions या molecules, which depends upon number of solute particle and it does not depends upon nature of solute। नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सल्यूट के नंबर पर। इस बात का ध्यान रखना। 12th बोर्ड में MCQ आ गए हैं लास्ट ईयर, I mean 2020 के एग्जाम से। 12th सेंट्रल बोर्ड में MCQ आ चुके हैं, बाकी स्टेट बोर्ड में पहले से चल रहे थे। तो ये आपका एक वन मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, MCQ बन सकता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड्स अपॉन। तो 4 ऑप्शन देंगे, नंबर ऑफ सल्यूट, नेचर ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? काहे पे डिपेंड करती है ये डिपेंड करती है नंबर पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। नेचर, सल्यूट ज्यादा डिसॉल्व हो या कम डिसॉल्व हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल लेकर ही समझ में आएगा क्या है ये एग्जैक्टली। तो देखो, हमारे पास 3 बीकर हैं। फर्स्ट बीकर मैंने वाटर लिया,
सेकंड बीकर यहां पर भी वाटर लिया और थर्ड बीकर यहां पर भी मैं ले रहा हूं वाटर, और तीनों में वाटर है 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम ईच। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जल्दी बताओ कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट? बिल्कुल सही है, 0 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल कंडीशन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। अब मैं कर ये रहा हूं कि ये तो है मेरे पास प्योर वाटर, इसको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना, कंपेयर करना। इस वाटर के अंदर मैं मिला रहा हूं 1 मोल यूरिया। ठीक है, थर्ड बीकर में जो वाटर है इसमें मैं मिला रहा हूं 1 मोल सुक्रोज। यूरिया मिलाएंगे वाटर में, सॉल्यूशन बन गया। सुक्रोज मिलाएंगे, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बनेगा, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आएगा। कितना चेंज आएगा मैं आपको बता रहा हूं। वाटर का 0 डिग्री है, वाटर में अगर हमने 1 मोल, ध्यान रखना वैल्यू पे, क्वांटिटी पे, 1 मोल यूरिया या 1 मोल सुक्रोज, दोनों के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पता है कितने? 1 मोल यूरिया में कितने यूरिया के मॉलिक्यूल हैं, 1 मोल सुक्रोज में कितने सुक्रोज के मॉलिक्यूल हैं? तो बता देता हूं, दोनों में है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्यों भैया, क्या दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है? क्या दोनों में नंबर ऑफ सल्यूट सेम है? बिल्कुल सेम है। यहां पर जितने नंबर में सल्यूट हैं, चाहे भले यूरिया अलग चीज है, उससे मैटर नहीं करता, या सुक्रोज डिफरेंट है, लेकिन यहां इस बीकर में जितने सल्यूट हैं उतने ही सल्यूट इस बीकर में है, भले ही दोनों सल्यूट का नेचर अलग है, एक यूरिया है और एक सुक्रोज है। तो मैं आपको बता दूं, 1 मोल यूरिया या 1 मोल सुक्रोज मिलाऊंगा मैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और कितना हो जाएगा इस मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट? ये हो जाएगा -1.86 डिग्री। उस बीकर में भी, क्योंकि मैंने इतने ही सॉल्यूट मिलाए हैं, सेम नंबर में मिलाए हैं, तो इस बीकर के अंदर जो मिक्सचर है उसका भी फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम होगा जितना इस बीकर का कम हुआ था। कितना होगा? -1.86 डिग्री। तो एक बात साफ समझ में आ गई कि सल्यूट यहां यूरिया है, यहां सुक्रोज है, नेचर अलग अलग है, लेकिन दोनों सल्यूट के नंबर बराबर हैं। देखो नंबर कितना है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो दोनों में नंबर ऑफ सल्यूट बराबर हैं, इसीलिए दोनों में फ्रीजिंग पॉइंट जो कम हुआ वो बराबर कम हुआ। इधर भी -1.86, इधर भी -1.86। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर पे। काहे पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सल्यूट। कुल मिलाकर 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। 1 बाय 1 हमें एक एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, उसका डेरिवेशन करना है और साथ में न्यूमेरिकल रीजनिंग क्वेश्चंस करते चलना है। तो आप लोग फिलहाल बोर्ड पे जो दिख रहा है उसे नोट कर लो। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि यूरिया सुक्रोज अलग अलग सब्सटेंस हैं, दोनों का नेचर अलग है, लेकिन दोनों के नंबर बराबर हैं। और जब नंबर बराबर हैं तो बराबर अमाउंट में फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती है वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो होपफुली आप लोगों ने यहां पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मैं आपको बता दूं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल 4 टाइप की होती हैं। देखो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल होती हैं 4 टाइप। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की है? टोटल है 4 टाइप, या ये बोलो 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या क्या है? तो फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर।
क्या है, कैसे है, मैं आगे क्लियर करूंगा। सेकंड है एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट, काय का बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, सॉल्यूशन के। थर्ड है डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मतलब कम हो जाना, नीचे आ जाना, डिक्रीज हो जाना। और लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। So there are 4 colligative properties. Number 1, relative lowering in the vapor pressure of solution. सब में आ गया of solution लगा दो। Relative lowering in the vapor pressure. Second है elevation in the boiling point. Elevation मतलब बढ़ना। Elevation in the boiling point, depression in the freezing point, और last है osmotic pressure। तो 1 by 1 इन colligative को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हो सकता है आज का पूरा वीडियो इसी कॉलिगेटिव को लेकर एंड हो जाए। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग, इसको स्टार्ट करेंगे, इसकी थ्योरी देखेंगे, डेरिवेशन, और साथ में करेंगे न्यूमेरिकल। तो जल्दी से इतना नोट कर लो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टोटल 4 है, जिसमें से फर्स्ट कॉलिगेटिव रिलेटिव लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो इंपॉर्टेंट करना और लिख देना, इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। चाहे 12th बोर्ड हो या कंपटीशन, न्यूमेरिकल के चांस ज्यादा हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर मैं समझा रहा हूं इसे, ये एग्जैक्टली क्या है। मान लो एक बीकर है हमारे पास, ये एक बीकर है और इस बीकर में हमारे पास है सॉल्वेंट, सिर्फ सॉल्वेंट है और बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, कुछ नहीं इसके अलावा। इसी बीकर में मैंने क्या करा, इसके आगे की कंडीशन बता रहा हूं मैं, एरो लगा रहा हूं। इस बीकर में मैंने क्या करा, ये मेरे पास बीकर है, पहले इस बीकर में हुआ करता था प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हुआ करता था। अब हम लोगों ने क्या करा, इस बीकर में मिला दिए सल्यूट। ये रेड कलर से मैं सल्यूट के पार्टिकल्स शो कर रहा हूं, और ये सल्यूट बड़ा अच्छा नेचर का है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है। जब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो क्या नाम होगा इस सल्यूट का, इस सल्यूट का नाम है नॉन वोलेटाइल सल्यूट। नाम सुना हुआ लग रहा है, ये सल्यूट है नॉन वोलेटाइल सल्यूट। अब क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट, सल्यूट दुनिया का कोई भी हो, चाहे वोलेटाइल हो नॉन वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट जब भी मिलाओगे तो इन दोनों के मिलने से ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इन दोनों के मिलने से एक ही चीज बनती है और उसे हम कहते हैं सल्यूशन। तो इस बीकर में जो तुम लोगों को दिख रहा है वो एग्जैक्टली सल्यूशन है। अब तुम लोग मुझे बताओ, क्योंकि मैं नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिला चुका हूं, तो इस बीकर के सल्यूशन का वेपर प्रेशर इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन ज्यादा होगा या कम? तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर होगा लेस वेपर प्रेशर देन प्योर सॉल्वेंट, लेस वेपर प्रेशर देन प्योर सॉल्वेंट। तो इस बीकर में जो सल्यूशन है, इस सल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, और यही बात रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमें बताती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन यही कहती है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सल्यूट मिलाओगे तो उससे बनने वाले सल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर जितना डिक्रीज होगा उसे हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब एक बात बताओ, फिर इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हेन इन अ प्योर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सल्यूट इज मिक्स्ड, देन वेपर प्रेशर ऑफ एंटायर सॉल्यूशन डिक्रीजेस
decreases, and this decrease in vapor pressure is known as relative lowering in the vapor pressure. ये डिक्रीज हो काहे की वजह से रहा है? तो ये डिक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। चलिए अब देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट जितना मिलाते जाएंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना लोअरिंग पे जाता जाएगा, डिक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल मिलाओगे वेपर प्रेशर उतना डिक्रीज होगा। आते हैं हम लोग सबसे पहले इसका डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कुछ याद है राउल्ट्स लॉ? अगर नहीं याद है तो जल्दी से पीछे जाओ, वीडियोस में बैक करो और देखो आप लोग। राउल्ट्स लॉ मैंने एक्सप्लेन करा एक वीडियो में। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा था PA इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, बिल्कुल हमें पता है। मैंने क्या बताया था? PA के लिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग ये बात जानते हैं, सिंस XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, सो XA और XB 1 के बराबर हैं। तो अगर मैं XB को RHS में ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा, XA इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस XB। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में XA की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या आ जाएगा? तो यहां हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी PA इज इक्वल्स टू P0A और XA जो दिख रहा है ना इक्वेशन नंबर 1 में, इस XA की जगह हम लोग रख रहा है 1 माइनस XB। इट इज वेरी सिंपल। XA की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी 1 माइनस XB। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो PA इज इक्वल्स टू P0A पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होके बनाएगा P0A, माइनस साइन लगा दो, माइनस का साइन है, फिर P0A और XB का मल्टीप्लाई करोगे तो P0A इंटू XB हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 में P0A इंटू XB जो दिख रहा है, इस पूरी वैल्यू को हम लोग ले जाते हैं LHS। इधर माइनस में था, इधर आकर प्लस हो जाएगा। PA को ले जाते हैं RHS में, इधर प्लस में है, आगे जाके माइनस में हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? P0A इंटू XB को लेफ्ट साइड ले जा रहा हूं तो ये हो जाएगा P0A इंटू XB इज इक्वल्स टू, इक्वल के आगे क्या लिखा है? P0A माइनस PA। यहां का PA चले जाएगा इक्वल के आगे। फाइनली XB यहां रहने दो, P0A को राइट साइड भेज दो। ये जो P0A है इसको हम RHS में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा XB इज इक्वल्स टू P0A माइनस PA डिवाइडेड बाय P0A। और ये इक्वेशन हमारी जो आ रही है, ये इक्वेशन कहलाती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस इक्वेशन में इक्वल के आगे जो दिख रहा है आपको, जिसे मैं रेड कलर से डॉटेड लाइन में लिख रहा हूं, यह शो करता है रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम भी है यार, बाहर से आवाज आ रही है। तो ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर P0A माइनस PA अपॉन P0A। ये इतना जो है ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर। और ये रिलेटिव लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर काहे के इक्वल है? तो ये इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मैं आपको बता दूं, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, अब ध्यान रखना, जो मैं अब बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। XB इज इक्वल्स टू P0A को मैं लिख रहा हूं सिर्फ P0, ओनली P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0। सेम है, उसको लिखने का पैटर्न बदल के ऐसे लिख रहा हूं और आप लोग इसको इसी तरह याद करना, P0 माइनस PS अपॉन P0। क्यों लिखा इसका रीजन बता रहा हूं। यहां पे P0 का मतलब है, ये एक बॉक्स लगा देता हूं ताकि सब कुछ हौच पौच ना हो। यहां P0 का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सॉल्वेंट। अगर न्यूमेरिकल में सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी देंगे तो वो पी नॉट की जगह रखा जाएगा। यहां पीएस का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और एक्स भी हम लोग जानते हैं, एक्स भी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पहले इतना नोट करो, आगे और भी है, अभी कहीं नहीं जाना है, आगे और भी है। बात इसकी डेफिनेशन की है तो वीडियो को पीछे ले जाओ, मैंने डेफिनेशन बोली थी, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। व्हेन इन अ प्योर सॉल्वेंट a non-volatile solute is mixed, then vapor pressure of solution decreases, and this decrease in the vapor pressure is known as relative lowering in the vapor pressure, and relative lowering in the vapor pressure is equals to the mole fraction of solute। देखो ना, ये P नॉट है माइनस P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट, ये रिलेटिव लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर है, काहे के इक्वल है XB। इतना नोट करो, अभी इसको और आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके तो होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा यार नोट, वीडियो पॉज करा करो और स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लिया करो। ओके डन, तो यहां तक तो हो गया हमारा। अब यहां पर एक बात और बता दूं मैं, सेम इक्वेशन हम लोग ये बात जानते हैं कि एक्स बी को ओपन करके लिख सकते हो आप। एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेयर एक्स बी को लिख सकते हैं एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब सल्यूट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो डिनोमिनेटर में देखो, न्यूमरेटर ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर जो चीज कॉमन हो उसको हटा देना। क्यों हटा देना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। हेनरी लॉ में यही सिखाया था, यहां पर भी यही बता रहा हूं कि हम पढ़ रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो जो ऊपर और नीचे कॉमन है उसको नीचे से हटा दिया करो। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एन बी डिवाइडेड बाय एन है, और यहां पर एन बी क्या है, एन बी अगर निकालना है तो फॉर्मूला होगा मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, और एन ए निकालना है तो फॉर्मूला होगा मास ऑफ ए डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक बात और क्लियर कर देता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट था जो क्लियर करना था। सेकंड पॉइंट, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस दैट इज डेल पी, चेंज इन वेपर प्रेशर। चेंज हो रहा है ना यार, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, चेंज तो हो रहा है। पी नॉट माइनस पी एस को हम डेल पी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय पी नॉट, और पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट ऐसे लिखो या डेल पी डिवाइडेड बाय पी नॉट लिखो, दोनों का मतलब है रिलेटिव लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर। और अगर मैं इसको सिर्फ ऐसा लिखता हूं, ये सब हिंट है भैया, ये सब हिंट है जो मैं दे रहा हूं, ये सब हिंट है। अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे लिखता हूं पी नॉट माइनस पी एस, डिनोमिनेटर में पी नॉट नहीं लिखता हूं, या इसको डायरेक्ट लिखता हूं डेल पी, तो इसका मतलब होगा लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, 12th सेंट्रल बोर्ड में और अब तो स्टेट बोर्ड में भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर। अगर एग्जामिनर ने हमसे ऐसी इक्वेशन पूछी जो सिर्फ लोअरिंग शो कर रही है, तो हम लोग सिर्फ इतना लिख देंगे, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल्स टू, ये वाला पी नॉट इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, एक्स बी इंटू पी नॉट इज इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी एस। तो ये इक्वेशन हम लिख देंगे क्योंकि इस इक्वेशन में पी नॉट माइनस पी एस अकेला लिख रहे हैं, और ये पी नॉट माइनस पी एस क्या शो कर रहा है, लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर। अगर सिर्फ लोअरिंग तक पूछेंगे तो इतना लिखना, अगर रिलेटिव लोअरिंग की इक्वेशन पूछेंगे 1 मार्क के क्वेश्चन में तो ये वाली इक्वेशन पूरी लिख देना जैसा लिखा हुआ है, पी नॉट को उधर भेजकर। तो इतना ध्यान रखना,
रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर क्या होता है? लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर सिर्फ ये होता है, नीचे पी नॉट नहीं आता। यहां पर हमारी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है, लेकिन अभी इस पे क्वेश्चन है, तो फिलहाल इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब टाइम आ गया है न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लोअरिंग। क्या बोला गया इस न्यूमेरिकल में? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग। कहीं पर रिलेटिव वर्ड नहीं है, ध्यान रखना। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ 50 ग्राम सुक्रोज, मॉलिक्यूलर मास दिया है 342 टू 500 ग्राम वाटर, मतलब 50 ग्राम सुक्रोज हमने 500 ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया, जहां सॉल्वेंट है वाटर, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया 23.8 mm। तो चलो देखते हैं करना क्या है। यहां पर हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है कैलकुलेट लोअरिंग वेपर प्रेशर लोअरिंग। भैया वेपर प्रेशर लोअरिंग का मतलब पी नॉट माइनस पी एस या डेल पी कैलकुलेट करना है। इट इज वेरी सिंपल। रिलेटिव लोअरिंग नहीं पूछा, सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है। मास ऑफ सल्यूट 50 ग्राम दिया है और मॉलिक्यूलर मास इसका दिया है 342 ग्राम पर मोल, और यहां मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर है 500 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम सब लोग जानते हैं होता है 18 ग्राम पर मोल। अब करना क्या है? ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट होता हो? तो बिल्कुल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी। वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लेंगे। पहले एक्स बी को ओपन कर देंगे। एक्स बी क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू एक्स बी क्या होगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। लेकिन हम समझदारी क्या करेंगे यहां पर कि डिनोमिनेटर में से एन बी हटा देंगे, क्योंकि जो ऊपर और नीचे सेम होता है ना, उसको नीचे से हटा देते हैं हम लोग। ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो एन बी हटा दिया। अब फाइनली एन बी और अब फाइनली क्या करा हम लोगों ने? पी नॉट को लेकर राइट साइड, तो पी नॉट माइनस पी एस बराबर एन बी अपॉन एन ए इंटू पी नॉट। ये पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो इसी को बोला जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे निकालेंगे? इसके लिए एन बी और एन ए पता होना चाहिए। तो हमारे पास पी नॉट तो दिया है क्वेश्चन में। पी नॉट कितना है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 23.8 mm। चलो ट्राई करते हैं। एन बी, एन बी क्या होगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और सल्यूट के मोल्स जब निकालोगे तो गिवन मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। तो गिवन मास कितना है? यहां पर गिवन मास है 50 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास 342। 50 डिवाइडेड बाय 342 आप ट्राई करके देखो, जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.14। इसी तरह एन ए निकालेंगे। एन ए का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इसे जब हम सॉल्व करेंगे एन ए होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। ए मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास दिया है 500 ग्राम, और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास, वाटर है सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास 18 होता है। तो सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 27.8। आ गया एन बी एन ए, रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस को डेल पी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पी नॉट माइनस पी एस की जगह डेल पी लिख दिया, इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए इंटू पी नॉट। एन बी की वैल्यू कितनी आई है? 0.14 डिवाइडेड बाय एन ए की वैल्यू 27.8 इंटू पी नॉट की वैल्यू कितनी है? 23.8। आप लोग जल्दी ट्राई करो और देखो इसका आंसर क्या आ रहा है।
आई होप पॉज करके ट्राई कर रहे होगे। जब आप ट्राई करोगे 0.14 मल्टीप्लाई बाय 23.8 कर दो, फिर डिवाइडेड बाय 27.8, तो इसका आंसर आएगा अराउंड 0.24। आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.124 और यूनिट होगी mm। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं डेल पी। जगह कम होने की वजह से मैंने एक लाइन में सब लिख दिया। अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है तो आप 1 बाय 1 लिखते जाना। आंसर आएगा अराउंड 0.12 या 0.125 या 0.124। इस तरह हम लोग निकाल रहे हैं डेल पी। डेल पी क्या होता है? तो डेल पी होता है वेपर प्रेशर लोअरिंग या लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 2 ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर। ये न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन में 2.19 नंबर का क्वेश्चन है। आप चेक कर सकते हो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.19, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है एक बार देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। सल्यूट है 30 ग्राम एग्जैक्टली इन 90 ग्राम वाटर। वाटर 90 ग्राम है। हैज अ वेपर प्रेशर 2.8 किलो पैस्कल। तो ये 2.8 किलो पैस्कल जो वेपर प्रेशर है ये वाटर का नहीं है, ये है सॉल्यूशन का। आप अगर टर्म ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अ सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम सल्यूट 90 ग्राम वाटर है, उसका वेपर प्रेशर 2.8 है। आगे की कंडीशन बहुत स्पेशल है। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू दी सॉल्यूशन। मतलब 90 ग्राम तो था, हमने 18 और मिला दिया तो 90 प्लस 18 होता है 108। हमने 18 ग्राम वाटर मिलाया तो हमारे पास वेपर प्रेशर आ गया 2.9 किलो पैस्कल। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब हमसे पूछा है, यार मैंने शॉर्ट में लिखा है कैलकुलेट एमबी। एमबी मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट और उसके साथ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 298 केल्विन। क्या क्या पूछा है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस न्यूमेरिकल में हम लोगों को दिया है मास ऑफ सल्यूट दैट इज 30 ग्राम। हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट करना है। हमें मास ऑफ सॉल्वेंट पहली कंडीशन में दिया है 90 ग्राम और बाद में सॉल्वेंट का मास दिया है 108 ग्राम। कैसे हो गया 108? क्लियर लिखा हुआ है कि हमारे पास 90 ग्राम था, उसमें 18 ग्राम वाटर एक्स्ट्रा मिला दिया। वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमेशा होता है 18, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है PS। पहले दिया है PS1 2.8 किलो पैस्कल और उसके बाद दिया है हमें PS2 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सेकंड 2.9 किलो पैस्कल। आप देख सकते हो पहले 2.8 है, बाद में 2.9 है और हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मतलब हमें कैलकुलेट करना है P0। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें P0, PS और ये सारी चीजें आती हो तो वो है रिलेटिव लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल्स टू XB। ज्यादा आगे नहीं ले जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। XB का मतलब होता है NB अपॉन NA। पता है मैं, अगर आप लोग NB अपॉन NA प्लस NB लेकर भी सॉल्व करोगे तो आंसर उतना ही आने वाला है जितना इस मेथड से आएगा। पॉइंट्स में डिफरेंस आता है, ज्यादा नहीं आता है, डोंट वरी। फाइनली हम लोगों को पता है NB की जगह हम लिख सकते हैं WB अपॉन MB और नीचे NA की जगह लिख सकते हैं WA अपॉन MA इज इक्वल्स टू P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय P0। इक्वेशन आ गई है 1। अब इसमें रखना शुरू करते हैं वैल्यू। पहले कंडीशन नंबर 1 की वैल्यू, जब हमारे पास
पी नॉट नहीं है जब हमारे पास पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है 2.8 डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट शुरू में कितना है, हमेशा ही 30 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए हर बार 18 है, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट निकालना है और मास ऑफ सॉल्वेंट शुरू में है 90। कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट शुरू में? 90। इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 30 से 90 में कैंसिल करूंगा तो यह आ जाएगा नीचे 3 और 18/3 कितना आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा P नॉट माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू, देख लो 33 90 और 18 डिवाइडेड बाय 3 आएगा तो 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, नीचे है MB। इक्वेशन नंबर 2 हम लोग आ रहे हैं, आगे सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हम बाद वाली वैल्यूज रखते हैं। बाद वाली वैल्यूज मतलब जब 18 ग्राम वाटर एक्स्ट्रा मिला दिया, तो देखते हैं P नॉट माइनस पी एस, बाद में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया 2.9, तो PS की जगह 2.9, ये PS की जगह 2.9 डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू WB, मास ऑफ सल्यूट हमेशा 30 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 80 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट निकालना है, और मास ऑफ सॉल्वेंट बाद में, ये बाद वाली कंडीशन है, बाद में कितना हो गया, तो बाद में हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट 108। कर लो कैलकुलेट इसे। 30 से 108 को आप कैंसिल करोगे, 3 10 3 3 9 और 3 6 18, और यह आ जाएगा 18 1 18 2 36, तो 10/2 आ रहा है, मतलब यह आ जाएगा हमारे पास 5/MB, मतलब ये फॉर्मूला आ जाएगा P नॉट माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय P नॉट इज इक्वल्स टू 5/MB। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। ध्यान रहे मैंने ये इक्वेशन लिखी, इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में पहले शुरू की वैल्यूज रखी, शुरू में सॉल्वेंट का सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, सॉल्वेंट 90 ग्राम है। फिर इसी इक्वेशन नंबर 1 में बाद वाली वैल्यूज रखी कि सॉल्वेंट 108 हो गया, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 2.9 हो गया, तो मैं सॉल्व करके लेकर आया, तो यहां पर आंसर आता है 5/6, 5/MB। एक काम करो, पहले इतना नोट करो, आगे हम इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जल्दी सॉल्व करो इतना। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, यहां तक हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 आ गई। अब आगे अगर सॉल्व करना है तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 करना पड़ेगा। कर लेते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 क्या है, P नॉट माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय P नॉट अपॉन, इक्वेशन 3 में क्या लिखा है, P नॉट माइनस 2.9 डिवाइडेड बाय P नॉट इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 में क्या लिखा है 6/MB और इक्वेशन 3 में 5/MB। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये P नॉट से P नॉट कैंसिल हो जाएगा, MB से MB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास P नॉट माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय P नॉट माइनस 2.9 इज इक्वल्स टू 6/5। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 6 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 को ऊपर ले जा रहा हूं, 6 को नीचे ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा P नॉट माइनस 2.8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू P नॉट माइनस 2.9 मल्टीप्लाई बाय 6। कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, P नॉट इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5P नॉट माइनस, ये हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू,
यह आ जाएगा 6p0 माइनस 17.4। आप कैलकुलेट कर लो, यही आएगा। अब एक काम करते हैं, ये 5p0 को ले जाते हैं राइट साइड और 17.4 इधर माइनस में, इसको ले जाते हैं लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा 17.4 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 6p0 माइनस 5p0। तो यहां पर बचेगा 3.4 और यहां बचेगा p0 और हमारा आंसर आ गया, ये हो गया 3.4। p0 बराबर हो गया यहां पर 3.4 और यूनिट होगी इसकी किलो पैस्कल। इस तरह आ गया हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मतलब हमारी कंडीशन 2 में से 1 कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं एमबी निकालने के लिए। तो फिलहाल इतना नोट कर लो जल्दी से। हमारे पास P0 की वैल्यू आ गई, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आ गया 3.4 किलो पैस्कल। अब क्या करना है, हमें एमबी निकालना है। तो एक काम करते हैं, P0 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में या 3 में कहीं भी रख दो आप, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको सही लगता है आप 2 या 3 में रख दो। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं 2 में रख देता हूं। तो मैं लिख रहा हूं पुट वैल्यू ऑफ P0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, P0 माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल्स टू 6 बाय MB। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब मैं P0 की वैल्यू रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 3.4 माइनस 2.8 डिवाइडेड बाय 3.4 इज इक्वल्स टू 6 बाय MB। 3.4 माइनस 2.8 होगा 0.6। तो 3.4 माइनस 2.8 ये हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 3.4 इज इक्वल्स टू 6 बाय MB। हमें कैलकुलेट MB करना है, तो MB ले जाएंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों को राइट हैंड साइड लाएंगे। तो ये हो जाएगा MB इज इक्वल्स टू 3.4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3.4 डिवाइडेड बाय 0.6। 6 डिवाइडेड बाय 0.6 करेंगे तो 10 आएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3.4 और फाइनली 10 इंटू 3.4 हो जाएगा 34 और यूनिट होगी ग्राम पर मोल। और इस तरह हमारा आ गया फाइनल आंसर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आ गया 334 ग्राम पर मोल। और हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, चाहे हमारे 12th बोर्ड की बात करें या IIT नीट की बात करें, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस न्यूमेरिकल में एक एक स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप मैंने कंप्लीट सॉल्व करके दिखाई है। अगर आपको लगता है कि आगे के न्यूमेरिकल्स में भी मैं ईच एंड एवरी स्टेप सॉल्व करूं, तो आप कमेंट कर सकते हो। ध्यान रहे, कोशिश करेंगे हम लोग, लेकिन स्पेस की थोड़ी सी कमी है, रिकॉर्डिंग में टाइम अननेसेसरी एक्सटेंड हो जाता है। इस वजह से हम लोग कैलकुलेशन पूरी शो ना करते हुए डायरेक्ट आगे बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, ध्यान रहे। तो आप लोग इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली आज के इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। हमने पढ़ी रिलेटिव लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और उन पर आने वाले न्यूमेरिकल्स। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप लोग अपने घर में रहें, सेफ रहें और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।